हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम लोग कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने नेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व इन फैमिली वेलफेयर यानी कि राष्ट्रीय संगठन या संस्थाएं जो कि परिवार के कल्याण में संलग्न हैं, उनके लिए पढ़ा है आपने कई सारी चीज़ें। अब नेशनल एजेंसीज हो चुकी है, तो अब हम इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ बढ़ते हैं और उसमें से प्रमुख है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। इसके नाम से आप लोग परिचित हैं कि ये बहुत ही जाना माना चीज़ है, पूरे विश्व में इनके कार्य हैं और आप हर चीज़ में WHO को रेफ़र करते हैं। जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बात होती है तो WHO गाइडलाइंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपना स्थान रखती हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्या क्या कार्य करता है, ये बहुत ही वास्ट है, तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम परिचय जान लें कि ये क्या चीज़ें। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहित उनके जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने में, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपने इसके अंदर देखी हैं, तो अपन इनको अलग अलग करके अगर देखते हैं तो इसमें आता है कि ये क्या करता है, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, यानी कि जब ये लीडरशिप लेता है कि ये कहता है कि ऐसे ही करना है, इस समस्या के दौरान इसको इस तरीके से निपटना है, तो पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, उनकी लीडरशिप में काम करती है। जैसे कि आप अभी कोरोना के क्षेत्र में देख रहे हैं, जब तक WHO जो गाइडलाइंस देता है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं। जब वो कह देता है कि ये एक संकट है तो सब लोग उसको संकट मानते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरह से अनुसंधान किया जाए, इसके ऊपर एजेंडा जो बनता है उसको आकार देता है। फिर नियम और मानक तय करने में, जैसे नियम WHO हमें देता है उसी अनुसार हम आगे फॉलो करते हैं और उसको, तो इसलिए नियम बनाने में। फिर प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने में, मतलब पूरी रिसर्च होती है, यानी कि पूरे प्रूफ्स होते हैं, उसके अनुसार ही क्या करना चाहिए, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना चाहिए, नीतियाँ बनाना और नीतिगत विकल्प पेश करने का भी इनका कार्य है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पे तकनीकी की समस्या है, तो उनको समर्थन प्रदान करना, डॉक्टर्स प्रोवाइड करना या जो भी हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प करना। इसके अलावा कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है कहीं पर, स्वास्थ्य संबंधी रुझानों का मतलब है कि स्थिति बिगड़ रही है या कोई समस्या अचानक से धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये सब इसकी निगरानी और आकलन भी WHO करता है। भारत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो कंट्री कार्यालय यानी कि देश का कार्यालय, उसका मुख्यालय दिल्ली में है और वैसे देश भर में उसकी उपस्थिति है, उनके कार्य होते हैं देश भर में। फिर फोकस के क्षेत्र देखे जाएं, यानी कि कौन से केंद्र बिंदु है जिनके ऊपर ध्यान दिया जाता है WHO के द्वारा। तो मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण यानी कि कम्युनिकेबल डिसीजेज भी कहते हैं जिनको, जिसमें अभी कोरोना भी आ रहा है, नहीं तो इन्फ्लुएंजा है या फिर जब स्वाइन फ्लू हुआ था, ये सारी चीज़ें जो कि एक से दूसरे में फैलती हैं, उन रोगों पर नियंत्रण। असंचारी रोग एवं स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक। असंचारी रोग यानी जो कम्युनिकेबल नहीं है, जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं, लेकिन वो गंभीर रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या थायराइड है, या मतलब ऐसी और भी कई सारी समस्याएं। तो कई बार सामाजिक निर्धारक भी उसके अंदर होते हैं कि यहाँ पर ये टेंडेंसी है कि खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, या फैट का ज़्यादा लिया जाता है, या फिर एक्टिविटी लेवल कम है, या फिर जो भी ऐसे कारण हैं, तो ये भी इसके ऊपर भी स्टडी होती है। फिर सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा प्रसार, यानी कि सार्वभौम से क्या मतलब, यूनिवर्सल,
पूरी दुनिया में स्वास्थ्य सेवा का प्रसार। सतत विकास और स्वस्थ पर्यावरण। सतत विकास से क्या मतलब समझते हैं? लगातार विकास होना, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने थोड़े से दिनों का प्रोग्राम चलाया और खत्म बात। वो जो प्रोग्राम होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो हमेशा चलते रहते हैं और इससे हमेशा ही प्रोग्रेसिव स्थिति बनी रहती है। और स्वस्थ पर्यावरण, पर्यावरण को स्वस्थ रखना भी इसके फोकस के क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य तंत्रों का विकास, ये जो भी आपके हॉस्पिटल का जाल पूरे उसमें बना हुआ है दुनिया में, तो हर जगह पर हॉस्पिटल होने, कितना दूर होना चाहिए, कितने लोगों के ऊपर कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, ये सारी चीज़ों का विकास भी ये देखता है। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा और आपात स्थितियाँ, कभी भी बाढ़, अकाल, ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो लीड लेता है WHO और वहाँ पर आपात स्थिति से निकालता है लोगों को। देन नोडल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय यानी कि जैसे कुछ ऐसे जिनके थ्रू ये काम करता है, ये उनको एक मॉनिटर की तरह से मान सकते हैं आप उनको, कि जो कि उनको उनके WHO के जो निर्देश है उनकी पालना करता है और उनको सूचनाएं भी देता है। ये कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब इसकी सामान्य जानकारी अगर अपन देखते हैं तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। ये आप सबको याद होगा अब, क्योंकि हम जनरल नॉलेज में शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं कि WHO फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है। वर्तमान में इसमें 194 देश सदस्य हैं। काफ़ी, देखो आप 200 से ऊपर टोटल देश हैं, उसमें से 194 जो है WHO के सदस्य हैं। इसमें से 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है और अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। अब ये जो है वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड और मानक निर्धारित करता है। साथ ही साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को भी स्पष्ट करता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, वही चीज़ रिपीट है, तो आप इसको याद करने के लिए हम दोबारा बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये 7 अप्रैल 1948 से कार्य प्रारंभ कर चुका है WHO, तो इसलिए आजकल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और भारत में भी ये नवंबर 1949 से कार्यरत है। यानी कि आप देखिए कि 1948 अप्रैल में तो WHO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कार्य शुरू किया था, लेकिन भारत में उसके कुछ ही महीनों बाद में नवंबर 1949 में यानी कि 1 वर्ष के करीब में इंडिया में काम कर रहा है। भारत के स्वतंत्रता को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था और तभी से उसने विश्व में स्वास्थ्य में अपनी गंभीरता दिखाते हुए उसमें भाग ले रहा है। फिर उद्देश्य देखे जाएं तो WHO के क्या उद्देश्य हैं? वैसे तो हमने फोकस वगैरह पढ़े हैं तो उससे आपको आइडिया हो रहा है, फिर भी हम इसको एक बार और लाइन अप कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, फिर संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं, उनके साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और उसे बनाए रखना। सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, जब भी चाहिए होता है ऐसा कि तो तकनीकी सहायता या फिर फंड के रूप में सरकारें मांग करती हैं कि या अनुरोध करती हैं अगर उनको मदद की आवश्यकता होती है और WHO उनको हेल्प करता है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो कि स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। अब हम देखते हैं संचालन। संचालन देखा जाए तो WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। एक तो है विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब ये जो असेंबली है ये सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बनी होती है। तो देख रहे हैं आपकी 150 अगर 194 इनके सदस्य हैं तो 194 विश्व स्वास्थ्य सभा के भी सदस्य होंगे।
प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। इन प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर सबसे योग्य व्यक्तियों में से चुना जाता है, क्योंकि ये किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन का अधिमान्य प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के चुना जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक नियमित वार्षिक सत्र और कभी-कभी विशेष सत्रों में भी आयोजित की जाती है जब आवश्यकता होती है। अब इनके कार्य देखें, तो ये सभा के कार्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य हैं कि ये WHO की नीतियों का निर्धारण करती है, यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है और बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। अब सचिवालय क्या है? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इसका एक पार्ट है विश्व स्वास्थ्य सभा, अब दूसरा पार्ट क्या है? सचिवालय, यानी कि द सेक्रेटरीट। सचिवालय में महानिदेशक और इसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं, जिनकी संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है और निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, फिर सदस्यता एवं सह सदस्यता का मुद्दा देखें तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रीय समूह जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें स्वास्थ्य सभा द्वारा सह सदस्यों के रूप में नामित भी किया जा सकता है। अब देखते हैं हम विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक योगदान। वैश्विक योगदान के बारे में देखा जाए तो देशीय कार्यालय हम देखते हैं। तो देशीय कार्यालय क्या होते हैं? ये संबंधित देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्राथमिक संपर्क बिंदु होते हैं। ये स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं और सरकार के अनुरोधों तथा आवश्यक मांगों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुंचाते हैं। ये देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये देश में स्थित अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालयों को सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और स्वयं भी अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, प्रदाताओं, NGO और निजी कार्य के साथ समन्वय स्थापित करता है। WHO के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों से सभी देश लाभान्वित होते हैं, जिनमें सर्वाधिक विकसित देश भी शामिल हैं, जैसे कि चेचक का वैश्विक उन्मूलन हुआ था या क्षय रोग को नियंत्रित करने के बेहतर और सस्ते तरीकों का प्रसार, इससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। WHO का मानना है कि टीकाकरण से बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोगों जैसे कि डिप्थीरिया, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस, टिटनेस, क्षय रोग एवं काली खांसी की रोकथाम होती है। टीकाकरण उन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिन्हें कि इसकी आवश्यकता है। WHO संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से सभी बच्चों के लिए प्रभावी टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। अब देखें कि WHO की ऐतिहासिक यात्रा क्या है। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि बोरिंग है, ये हिस्ट्री है, हर चीज़ की हिस्ट्री बोरिंग नहीं होगी। तो आप इसको आप टिप्स पे याद करेंगे तो इसको आपको समझने में मदद मिलेगी कि WHO कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि पहला जो दशक था 1948 से 58 के दौरान विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया। कौन से विशिष्ट संक्रामक रोग? जो कि विकासशील देशों के लोगों को प्रभावित करते थे। और इस अवधि में कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। इसके बाद में जब जैसे 58 तक तो इन्होंने ये किया, 58 से 68 में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए जो बाद में संगठन के सदस्य बन गए। फिर क्या हुआ कि 1960 के दशक में
विश्व रासायनिक उद्योग वर्ल्ड केमिस्ट्री इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया ताकि ऑन्कोसेरियासिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस और सिस्टोसोमियासिस के रोगवाहक से रखने के लिए नए कीटनाशक विकसित किए जा सकें। फिर बीमारियों और मृत्यु के कारणों की नाम पद्धति का वैश्विक मानकीकरण करना। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार में WHO का महत्वपूर्ण योगदान था। अब WHO की स्थापना के तीसरे दशक यानी कि 1968 से 78 में विश्व में चेचक उन्मूलन के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था क्योंकि चेचक उस समय तक बहुत ही खतरनाक बीमारियों में हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टिंग करती थी और जीवन पूरी तरह से ख़राब भी कर देती थी। 67 तक 31 देशों में चेचक स्थानिक रोग था और इसमें लगभग 10 से 15 मिलियन लोग प्रभावित थे, जिससे प्रभावित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमों द्वारा इस विषय पर काम किया गया था, जिसका कि WHO ने नेतृत्व और समन्वय किया। ये बहुत ही बड़ा अभियान था और इससे वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले 6 रोग डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, खसरा और पोलियो और क्षय रोग, इनके प्रति टीकाकरण यानी कि BCG वैक्सीन का विस्तार किया। अभी अपने लिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, BCG की वैक्सीन सबको लगती है, लेकिन इसके पीछे श्रेय दिया जाना चाहिए WHO को, जिन्होंने इसको पूरी दुनिया में प्रसारित किया और इसको कंपल्सरी कर दिया, तो जिसकी वजह से बच्चे इन बीमारियों से बचे रहते हैं। राजनीतिक कारणों से लंबे असमंजस के बाद इस अवधि में WHO ने संपूर्ण विश्व में मानव प्रजनन पर अनुसंधान किया और विकास को बढ़ावा देकर परिवार नियोजन के क्षेत्र में प्रवेश किया। ये परिवार कल्याण के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। मलेरिया और कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए भी नए प्रयास किए गए। अब चौथा दशक तब शुरू होता है 1978 से 88। इसकी शुरुआत WHO और यूनिसेफ के एक वृहद वैश्विक सम्मेलन के द्वारा हुई, जिसको कि अल्मा आटा में आयोजित किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपने शायद इसका अल्मा आटा सेमिनार के बारे में सुना होगा। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों के महत्व पर बल दिया गया था और इस सम्मेलन में सामुदायिक भागीदारी पर बल देना, उपयुक्त तकनीक एवं अंतर्क्षेत्रीय सहयोग करना आदि विश्व स्वास्थ्य नीति के केंद्रीय स्तंभ बन गए। स्थापना के 30 वर्षों के बाद 134 सदस्य राष्ट्रों ने समान प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की, जो कि इसके ध्येय वाक्य सभी के लिए स्वास्थ्य में सन्निहित है। और 1980 में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त उत्सर्जन निपटान के प्रावधान हेतु की गई अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक की घोषणा WHO द्वारा की गई थी 1981 से 90। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त उत्सर्जन निपटान, जिससे कि सभी के लिए हेल्थ का जो इनका नारा है, जो ध्येय वाक्य, वो भी सार्थक होता है। इस अवधि में प्रत्येक देश को वैश्विक बाजारों में बेचे जाने वाले हजारों ब्रांड के उत्पादों के बजाय सभी सार्वजनिक सुविधाओं में उपयोग के लिए आवश्यक दवाओं की एक सूची विकसित करने को प्रोत्साहित किया गया था। आप इंडिया में भी देख ही रहे हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ प्रोत्साहित की जाती हैं और सरकारी तौर पर जेनेरिक दवाइयाँ ही कंपल्सरी हैं, जिससे कि कॉस्ट बहुत रिड्यूस होती है और कन्फ्यूज़न भी कम होता है। फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORS के नाम से, जिसको आप जानते हैं, इसके द्वारा संपूर्ण विश्व में शिशुओं में होने वाली डायरिया नामक बीमारी पर नियंत्रण, ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, जो कि बहुत ही सरल सिद्धांतों पर आधारित थी। बहुत ही ईजी है, घर में बनाया जा सकता है और इससे बहुत सारे बच्चों को बचाया गया है और बचाया जाता रहेगा। ये आप उसके बाद में नेटवर्क में देखेंगे तो एक इसका ड्रॉबैक है कि ईबोला जब आया था कॉन्गो में, 3 से 6 महीने तक WHO को पता ही नहीं चला था कि वहाँ पे कोई भयंकर बीमारी है और तब तक इतना लॉस हो गया कि इसका आज तक उसको WHO को की हिस्ट्री में ये एक ब्लैक मार्क की तरह से माना जाता है कि उनका नेटवर्क इतना पुअर था कि उनको कुछ पता नहीं चल पाया। ये आगे आप डिटेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यानी कि 97 में, ये 95 की बात है और इसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था। फिर इसके बाद में 97 में WHO ने कनाडा के साथ मिलकर के और इस नेटवर्क को प्रसारित किया, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिससे कि संभावित महामारियों की सूचना देने के लिए प्रारंभिक
चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु इंटरनेट तकनीक का लाभ उठाया। और डब्ल्यूएचओ ने वर्ष 2000 में GPHIN को ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रेस्पॉन्स नेटवर्क के साथ घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए जोड़ दिया। और इसने 120 नेटवर्कों एवं संस्थानों को किसी भी संकट के प्रति तीव्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से डेटा प्रयोगशालाएं कौशल एवं अनुभव के साथ जोड़ दिया। तो आईटी का यूज़ उस समय उन्होंने शुरू किया, जिससे कि काफ़ी जो बीमारियां हैं उनके बारे में टाइम से उनको पता लग जाए और वो उस संदेश को भी टाइम से स्प्रेड कर पाएँ। और भी बहुत सारे प्रयास हैं जो डब्ल्यूएचओ द्वारा किए गए, जैसे कि